हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिरसा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं मंगलदीप आज आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 है बेटा, क्लास 11th का। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पहले पार्ट में हमने 9 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बेटा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। आज हम 9 से आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास हमारा 10th क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन मॉडल जो है वो बहुत ही एक सिंपल सा मॉडल है बेटा, और ये सबसे बेसिक मॉडल है। सबसे पहला प्रैक्टिकल मॉडल जो है एटम का वो थॉमसन ने ही दिया था। तो जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थॉमसन ने ये मॉडल हमें 1898 में दिया था। According to Thomson, an atom was a sphere of positive electricity in which electrons are embedded sufficient to neutralize the positive charge। तो बेटा थॉमसन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास हमारा मॉडल है, एटम जो होता है बेटा वो स्फेरिकल शेप का होता है। अब स्फेरिकल शेप तो मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा जो व्हाइट बोर्ड है बेटा वो 2D है। तो एक बार मैंने सर्कल ड्रॉ किया। थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है बेटा वो हमारे पास हमारा स्फेरिकल बॉडी है। वो स्फेरिकल बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है। अब ये सारी की सारी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है बेटा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा कि हमारा एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए। वही उन्होंने लिखा हुआ है, देखो उन्होंने बोला द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम is explained as a result of balance between repulsive forces between electrons and attractive forces between electron and center of positive sphere। उन्होंने बोला एटम भी हमारा स्टेबल है। एटम कैसा स्टेबल है? कोई भी एटम तब स्टेबल होता है बेटा जब उसमें रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के इक्वल हों। रिपल्सिव फोर्सेस है बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन की वजह से। अगर आपने थॉमसन मॉडल को अच्छे से समझना है ना, तो आप थॉमसन मॉडल को बेटा कंपेयर कर सकते हो वाटरमेलन मॉडल से। तरबूज हम सबने देखा हुआ है, तरबूज के अंदर जो लाल वाला खाने वाला हिस्सा है बेटा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तरबूज के अंदर जो उसके बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं बेटा वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीज सिर्फ सेंटर में मिलेंगे, पूरे तरबूज में कहीं पे भी बीज प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो जो सीड्स हैं बेटा वाटरमेलन के, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, और जो पूरा पॉजिटिव रेड ईटेबल पार्ट था वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। इसमें हमें ये बताया गया जो हमारे पास हमारा एटम है उसकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन्स के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है बेटा। प्रोटॉन्स के अलावा अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो ये सब हमारे पास थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस थी। थ्योरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है बेटा, आपको इस वर्कशीट की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। और साथ में बेटा मैंने लिमिटेशंस भी मेंशन की हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लेबलिंग जो है वो कर दी है। हमारा एटम है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जो पूरे एटम में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वाई रदरफोर्ड चूजन गोल्ड फॉयल फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेटा रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गोल्ड फॉयल को ही क्यों चूज किया, उसका रीजन हमें बताना है। और बाद में हमें यह भी बताना है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो होता क्या है। तो देखो, रदरफोर्ड used his gold for his scattering experiment because gold is the most malleable metal and he wanted the thinnest layer of metal। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को इसलिए चूज किया बेटा, जितनी भी मेटल्स हमारे पास अवेलेबल है गोल्ड उनमें से सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है। मेलिएबल का मतलब वो मेटल्स होती हैं बेटा जिन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है बेटा, 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो।
इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड, और मेलिएबल भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने बताया भी है, देखो जो हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड शीट यूज़ की थी उसके अंदर सिर्फ 1000 एटम्स की थिकनेस थी बेटा, इतनी ज़्यादा मेलिएबल वो शीट थी। तो इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल को अपने एक्सपेरिमेंट में चूज़ किया, क्योंकि वो मेटल को सबसे थिनेस्ट लेयर में बनाना चाहता था कि रिजल्ट अच्छे से अच्छा है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया था। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो, अल्फा पार्टिकल्स और कुछ नहीं है बेटा, बेसिकली ये हीलियम का न्यूक्लियस है। अब हीलियम के न्यूक्लियस से मेरा क्या मतलब है? नॉर्मली हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही प्रोटॉन्स हैं बेटा, और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसके पास जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। अगर मैं हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव। ये जो हमारे पास अब बाकी की स्पीशीज बची है बेटा, ये है हमारे पास हमारा हीलियम न्यूक्लियस, और ये हीलियम न्यूक्लियस ही होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपने इसका आंसर हीलियम एटम नहीं बोलना बेटा, हीलियम न्यूक्लियस बोलना है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है बेटा। बोहर मॉडल पे, बोहर मॉडल का जो स्पेक्ट्रा है उस पे न्यूमेरिकल्स ये बेस्ड हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें बोला गया कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। obtained in the spectrum of lithium 2 positive ion when the transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2। सबसे पहले देखो, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है स्पेक्ट्रल लाइन की लिथियम आयन के लिए। लेवल्स हमें डायरेक्ट नहीं बताए गए, हमें ये बोल दिया गया दो लेवल्स का सम जो है वो 4 है बेटा, और डिफरेंस जो है वो 2 है। अब इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए, वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। आर एच यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 109677 पर सेंटीमीटर। उसके अलावा n1 जो है वो लोअर लेवल है बेटा, n2 जो है वो हायर लेवल है। मतलब आपने ये देखना है, जो लो वैल्यू होगी वो n1 की होगी हमेशा, और जो हाई वैल्यू होगी वो n2 की होगी। z है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमें लेना होता है हमारे एटम का या आयन का, जो भी चीज हमें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज जो है वो पुट कर रहा हूँ। अब वैल्यूज पुट करने से पहले मुझे n1 n2 के बारे में पता होना चाहिए, वो पता नहीं है। तो पहले उसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं बेटा जो हमारे पास हमारे दो लेवल्स हैं, वो दो लेवल्स हैं x और y। तो अगर हम दो लेवल्स का सम करते हैं, यानी कि x प्लस वाई करते हैं, तो वो आ रहा है 4। और अगर हम दो लेवल्स का डिफरेंस ले लेते हैं बेटा, x माइनस वाई करते हैं, तो वो आ रहा है हमारे पास 2। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है? देखो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो y से y हो जाएगा कैंसल, x और x हो जाएगा 2x, 4 और 2 हो जाएगा 6। x की वैल्यू आएगी 6/2, कैंसल होके आंसर आ जाएगा बेटा 3। अब अगर x की वैल्यू 3 है, आप पुट करोगे यहाँ पे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो, y की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब y हमारा लोअर लेवल है। तो यहाँ पे लोअर लेवल की वैल्यू हो गई 1, हायर लेवल की वैल्यू हो गई 3। सारी वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ। z की वैल्यू भी यहाँ पे 3 है बेटा, क्योंकि लिथियम आयन है, तो वहां पे z की वैल्यू हम 3 ही लेके चलेंगे। तो अब देखो हमारे पास आ गया 109677। यहाँ पे आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 109677 1/1 माइनस 1/9 इंटू 9। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 9 आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेव नंबर 109677
एलसीएम यहाँ पे 9 आ गया, हमारे पास आएगा 9 - 1 × 9। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 109677 × 8/9 × 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बेटा, वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी 109677 मल्टीप्लाइड 8, तो आ जाएगी बेटा 877416 पर सेंटीमीटर। अब हमें वेव नंबर नहीं निकालना था, हमें निकालनी थी बेटा यहाँ पे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में वेव नंबर। वेव नंबर है हमारे पास 877416। सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पे 10 बनाया तो डेसिमल, फिर 0, यहाँ भी 0, फिर 0, यहाँ पे भी 0, फिर 0 बेटा यहाँ पे भी 0, सिमिलरली 2 जीरोस यहाँ पे और आएंगी, और फिर ये यहाँ पे अपने पास बेटा यहाँ पे भी 2 जीरोस आएंगी। अब ऊपर मेरे पास नंबर आ चुका है 1000000। मुझे इसको डिवाइड करना है बेटा 877416 से। डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1139। अब देखो ये सारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आया है बेटा। मैं डेसिमल को आगे लेके जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। डेसिमल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स में आगे लेके गया हूं, तो 1139 × 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर है। अब 9 सेंटीमीटर है, देखो इसे और थोड़ा सा फर्दर हम सॉल्व करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 11.39 × 10⁻⁹ मीटर। आ जाएगा बेटा हमारे पास 11.39 नैनोमीटर हमारा वेवलेंथ का आंसर। ये आंसर बेटा मैं 1 सेकंड जो है वो चेक कर लेता हूं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो गई हो। तो 1 डिवाइड बाय 877416 एक बार मैं करके देख लेता हूं। तो आंसर हमारे पास वैसे आना चाहिए था 0.000000। सही है बेटा, बिल्कुल आंसर। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल आंसर बेटा। वेवलेंथ की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब देखो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और दूसरा बेटा हमें यहाँ पे आयनाइजेशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है -21.8 × 10⁻⁻19 × Z² / N² जूल पर एटम। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है बेटा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, हमें कैलकुलेट करनी है बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ। देखो हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। सपोज करो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये हमारा पहला शेल है। अब ये फर्स्ट शेल है, हम जाएंगे हमारे दूसरे शेल पे, यानी कि n = 2 पे। अगर हमारा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो पहले शेल में होगा। हमने हमारे शेल को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है। एनर्जी देने के बाद वो चला जाएगा शेल नंबर 2 में। तो हम जब हमारे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे भेजेंगे, उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए बेटा वो होगी हमारी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो अब इसको एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास है एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि हमें ये बताना है कि एनर्जी कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेवल की एनर्जी में से फर्स्ट लेवल की एनर्जी माइनस कर देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड लेवल की एनर्जी हमारे पास आएगी जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। फर्स्ट लेवल की वैल्यू आएगी बेटा जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं। क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z की वैल्यू यहाँ पे 1 है बेटा। E2 की वैल्यू आएगी -21.8 × 10⁻⁻19
z की वैल्यू 1 है बेटा, n की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास E2 का वैल्यू। माइनस करेंगे E1 की वैल्यू के लिए, तो -21.8 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ अपने पास आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर क्योंकि पहला शेल है, तो ये हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप दोनों को चेक करोगे तो हमारे पास -21.8 इंटू 10⁻⁻19 दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1/4 और यहाँ बचेगा 1। ब्रैकेट के अंदर बेटा 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास है -21.8 इंटू 10 की पावर -19, 4 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ एलसीएम को सॉल्व करेंगे 1 - 4, तो हमारे पास आ जाएगा -21.8 इंटू 10 की पावर -19 इंटू -3/4। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या आप ये भी बोल सकते हो माइनस माइनस प्लस हो गया। 21.8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दूंगा बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा 16.35 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो है बेटा उसकी वैल्यू 16.35 इंटू 10⁻⁻19 आ सकती है। अगर आप ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.635 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट पार्ट था बेटा, सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखो, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ बेटा, आप सबने थर्ड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल of an atom present in gaseous state। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है बेटा वैलेंस शेल से, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल से निकालेंगे जब हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर हमारा एटम प्रेजेंट है। अब देखो इसका मतलब हुआ क्या, आयनाइजेशन का मतलब है कि हमने हमारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है बेटा। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है बेटा पहले लेवल में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा एटम से बाहर चला जाएगा, उसे हम एज्यूम करेंगे कि हमारा एटम जो है वो इनफाइनाइट लेवल पे चला गया। जब भी आपको आयनाइजेशन का क्वेश्चन मिलेगा बेटा तो ये आपने याद रखना है, हमेशा आयनाइजेशन के अंदर जो आपका हायर लेवल होगा वो इन्फिनिटी ही बनेगा। तो लोअर लेवल हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया बेटा, हायर लेवल 2 हो गया। एनर्जी डिफरेंस हमारे पास आएगा एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल। अब आप सभी को पता होना चाहिए बेटा इनफाइनाइट पे एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। माइनस E1 की वैल्यू आएगी -21.8 इंटू 10 की पावर -19। Z स्केयर बेटा, Z हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसके लिए वैल्यू 1 ही आएगी। नीचे हमारे पास पहला शेल है तो यहाँ भी 1 ही आएगा बेटा, ये आंसर आएगा हमारा जूल पर एटम में। यहाँ भी माइनस है बेटा, बाहर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसल, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स थे, वो दोनों पार्ट्स हमने अभी सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व करने के बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14th क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशंस करते टाइम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, तो हमसे ऐसी मिस्टेक ना हो बेटा, इसलिए हमने इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सिंपल तरीके से परफॉर्म करने का ट्राई करना है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस दिस
एंड एंड्स एट ऑर्बिट हैविंग रेडियस 211.6। सीरीज का नाम भी बताना है बेटा और रीजन भी बताना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले देखो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बेटा मैं तभी लगा पाऊंगा ना जब हमारे पास n1 या n2 की वैल्यू होगी। तो देखो n1 और n2 की वैल्यू हमें पता करनी है, उसके लिए ये रेडियस गिवन है। पहला जो हमारे पास हमारा रेडियस है बेटा उसकी वैल्यू है 1.3225 नैनोमीटर, और दूसरा जो हमें रेडियस गिवन है बेटा उसकी वैल्यू है 211.6 पिकोमीटर। आप सभी को पता होना चाहिए रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ए नॉट हमारे पास कांस्टेंट है बेटा जिसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। एन होता है हमारा शेल नंबर, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हम एज्यूम कर लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 52.9 इंटू एन स्क्वायर इंटू पिकोमीटर। तो हमारा जो वैल्यू है बेटा वो पिकोमीटर में होना चाहिए। अब R2 की वैल्यू ऑलरेडी पिकोमीटर में ही है, R1 की वैल्यू बेटा पिकोमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, अभी के लिए वो नैनोमीटर में है। तो अब इसको ध्यान से देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। R1 की वैल्यू है 1.3225 इंटू 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर में -9 पावर होती है, मुझे -12 करनी है ताकि मैं पिकोमीटर पे चला जाऊं। तो अभी वैल्यू -9 है बेटा, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो 10, यहां करेंगे तो 11 और यहां करेंगे तो 12। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 1322.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं बेटा, फॉर्मूला की वैल्यू में पुट कर देता हूं। R1 की वैल्यू आएगी 52.9 इंटू एन स्क्वायर पिकोमीटर इज इक्वल टू 1322.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब देखो 10⁻⁻12 मीटर और पिकोमीटर एक ही बात है, कैंसल आउट। एन यहाँ पे शेल नंबर है, उसे मैं n1 बोल देता हूँ। n1 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1322.5 डिवाइडेड बाई 52.9। तो इसे जब मैं डिवाइड करूंगा बेटा 1322.5 को डिवाइड करूंगा 52.9 से, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 25। n1 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बेटा यहाँ पे 25, तो n1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि वैल्यू आएगी +-5। अब -5 तो हो नहीं सकती, शेल नंबर है, तो n1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। ये हमारे पास हमारा पहला लेवल था बेटा जो सॉल्व हो गया। अब सिमिलरली हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो I2 वाली वैल्यू है हमारे पास R2 इज इक्वल टू 211.6 पिकोमीटर। ये होगा हमारे पास 52.9 इंटू एन स्क्वायर पिकोमीटर बेटा, और यहाँ पे 211.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर से पिकोमीटर यूनिट कैंसल, n2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2116 बाय n2 सॉरी 52.9। अब देखो यहाँ पे अपने पास है 52.9, तो जब मैं 211.6 को डिवाइड करूंगा 52.9 से, तो मेरे पास आंसर आएगा बेटा 4। n2 की वैल्यू जो है वो अपने पास आ गई है 4, तो यहाँ पे n2 स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई है, तो n2 की वैल्यू आएगी +-2। माइनस वैल्यू आ नहीं सकती बेटा, शेल नंबर है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो n1 की वैल्यू 5 आ रही है, n2 की वैल्यू 2 आ रही है। रिडबर्ग फॉर्मूला के लिए मैंने आपको बताया था जो छोटी वैल्यू होगी उसे आपने n1 मानना है, और जो बड़ी वैल्यू होगी बेटा उसे आपने n2 मानना है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल एक्सचेंज कर देता हूँ, 2 को मान लेता हूँ मैं n1 और 5 को मान लेता हूँ मैं n2। तो हमारी ट्रांजिशन चलेगी बेटा 2 से 5।
अब देखो वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना है। वेव नंबर है हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/n2 स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इनटू आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। अब z यहाँ पे हाइड्रोजन है तो बेटा 1 ही रहेगा, तो हमारे पास आएगा 109677, इसका स्क्वायर 4 बेटा, इसका स्क्वायर 25। अंदर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम को करेंगे सॉल्व, दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 100, यहाँ पे आएगा 25 माइनस 4, तो हमारे पास ये बेसिकली आ जाएगा वेव नंबर 109677 इंटू 21/100। अब देखो हमने यहाँ पे 109677 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, और जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23032.17 पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हमारे वेव नंबर की वैल्यू आ गई है। अब वेव नंबर की वैल्यू अगर आई है तो हमने निकालना था वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू होती है बेटा 1 बाय वेव नंबर, तो 1/23032.17। तो जब बेटा हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे 23032.17, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.0000434। डेसिमल को लेके जा रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, वेवलेंथ आ गया 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 434 इंटू 10⁻⁻7 बाय 100 इंटू मीटर। 100 भी ऊपर आके पावर माइनस हो जाएगी, आंसर आ जाएगा बेटा 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। आप इसे बेटा नैनोमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले देखो हमने रेडियस वाला फॉर्मूला लगाया, रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के फिर हमने n1 n2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। n1 n2 की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हमने वेव नंबर कैलकुलेट किया, और फाइनली वेव नंबर को रेसिप्रोकल करके हमें हमारे वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो कैलकुलेट द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। तो हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। किसी भी एटम या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का रेडियस अगर आपने कैलकुलेट करना है बेटा, उसका फॉर्मूला है हमारे पास Rn इज इक्वल टू a0n² अब देखो z की वैल्यू यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, और z की वैल्यू 2 है यहाँ पे हीलियम आयन के लिए। दोनों क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। पहले मैं हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1, शेल है हमारा फिफ्थ बेटा, क्वेश्चन में बोला गया फिफ्थ ऑर्बिट, तो हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 52.9 पिकोमीटर इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25/1। तो बेटा 52.9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 25 से, तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा 1322.5 पिकोमीटर। अभी पीछे क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे भी अपने पास आ गया। वहां पे हमें रेडियस पता था, शेल निकालना था, यहाँ शेल पता है बेटा, रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब ये सेम फॉर्मूला मुझे हीलियम के लिए भी लगाना है। तो हीलियम के लिए हमारे पास z की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। फॉर्मूला आएगा R3 52.9 पिकोमीटर इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाय z यानी कि 2। तो यहाँ पे बेटा मैं 52.9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो भी आंसर आया उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 238 पिकोमीटर के आसपास आंसर। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। रेडियस जो है वो निकालना था बेटा हाइड्रोजन के लिए भी और हीलियम के लिए भी। हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, दोनों के लिए मैंने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर दी है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन
अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये सारे ही लॉज इंपॉर्टेंट हैं 1 मार्क्स में आने के लिए। सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल, बेटा मैंने नोट्स का रेफरेंस भी यहाँ पे दे दिया। अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो होता है बेटा जिसमें हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं। तो जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं हमेशा लो एनर्जी से हाई एनर्जी। आप चेक कर सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। जब तक लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम फिल नहीं कर लेते बेटा, हम हमारे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा अफबाउ प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन लो एनर्जी है कौन हाई एनर्जी? तो इसके लिए अफबाउस प्रिंसिपल ने हमें एक रूल दिया था, वो रूल था बेटा N+L रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मान लो मेरे पास दो ऑर्बिटल हैं A और B, मैं A की N+L वैल्यू निकाल लूंगा, B की भी N+L वैल्यू निकाल लूंगा। इनमें से जिसकी वैल्यू बेटा छोटी होगी वो होगा लो एनर्जी का, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो होगा हाई एनर्जी का। मान लो इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है बेटा वो इक्वल आ जाएगी। मान लो अगर दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल आ जाए तो जिसकी वैल्यू n की छोटी होगी बेटा वो होगा लो एनर्जी का। तो ये भी मैंने बताया हुआ है, वैसे तो डिटेल में नहीं करना होता, 1-2 मार्क का ये क्वेश्चन होता है बेटा। तो आपने बस यहाँ पे इतना ही बताना होता है कि हम हमारे ऑर्बिटल्स को फिल कर सकते हैं एनर्जी वाइज फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। दूसरा है हमारे पास पॉलिस प्रिंसिपल बेटा। पॉलिस प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। और जो 2 इलेक्ट्रॉन आ भी रहे होंगे बेटा उनकी स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आपको पता होगा बेटा एस के अंदर एक सब शेल है, तो हम एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी के अंदर बेटा पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं बेटा, तो इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल। थर्ड है बेटा हमारे पास हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हंट्स रूल हमें क्या बोलता है? देखो, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल हम हमेशा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं बेटा? एक पर्टिकुलर सबशेल के वो ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी के होंगे। जैसे मान लो मेरे पास पी सबशेल है। अब पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये तीनों सेम एनर्जी के हैं। क्योंकि ये तीनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं इसलिए मैं इन्हें डीजेनरेट बोलूंगा बेटा। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, जब हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है बेटा 1 बाय 1। जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता हम पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एफ ऑर्बिटल कैन नॉट अक्कर until each orbital of the given subshell is singly occupied। हम तब तक पेयरिंग नहीं करवा सकते हैं जब तक हर एक ऑर्बिटल को हम सिंगली ऑक्यूपाइड ना कर दें। तो ये था हमारे पास हमारा हंट्स रूल बेटा। तीनों रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आ गए हैं हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है बेटा जो हमारा एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है हमारा स्फेरिकल शेप का।
स्फेरिकल शेप मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा, 2D स्क्रीन है बेटा, तो यहाँ पे हमें सर्कुलर शेप बनानी पड़ेगी। तो ये जो हमारी शेप है ये एस ऑर्बिटल की शेप है। अगर मैं आपको बोलूं पी ऑर्बिटल्स की शेप बनानी है, तो पी ऑर्बिटल हमारे पास तीन तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये देखो पहला ऑर्बिटल है पी एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग एक डंबल बनाना है। डंबल का एक लोब होगा पॉजिटिव और एक लोब होगा नेगेटिव। एक डंबल में टोटल 2 लोब्स होते हैं बेटा। पी वाई के अंदर भी मुझे डंबल बनाना है लेकिन वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और पी जेड के अंदर भी मुझे डंबल बनाना है जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जेड एक्सिस आप एज्यूम कर सकते हो बेटा स्क्रीन से बाहर निकलती हुई। अब मैं उसे आपको एक्चुअल में स्क्रीन से बाहर निकाल कर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने उसे ऐसे टेढ़ा बना दिया बेटा। एस ऑर्बिटल की शेप भी बना के दिखा दी, पी ऑर्बिटल की शेप भी बना के दिखा दी। लास्ट है हमारे पास हमारे डी ऑर्बिटल्स की शेप। अब डी ऑर्बिटल यहाँ पे 5 तरह के हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। तो सबसे पहले देखो डी एक्स वाई में हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है बेटा। तो एक एक्सिस है हमारे पास हमारी एक्स, एक एक्सिस है हमारे पास हमारी वाई। इनके अंदर हमने 2 डंबल ऐड करने हैं बेटा। एक डंबल हमारे पास ये रहा इस तरीके से, और एक डंबल हमारे पास ये रहा बेटा इस तरीके से। एक पूरा डंबल पॉजिटिव और एक पूरा डंबल नेगेटिव। क्योंकि ये डी एक्स वाई है तो ये होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। अब सेम शेप हमारे पास आएगी डी वाई जेड में और डी जेड एक्स में। शेप बिल्कुल सेम है बेटा, बस यहाँ पे हमने एक्सिस चेंज करनी है। जो नाम के अंदर एक्सिस है वही एक्सिस हमने यहाँ पे यूज करनी है। शेप में कोई फर्क नहीं है बेटा, शेप हमारी वही बनेगी बिटवीन द एक्सिस इस तरीके से। एक डंबल यहाँ पे, एक डंबल यहाँ पे, सेम यहाँ पे बेटा एक डंबल इस साइड और एक डंबल इस साइड। शेप थोड़ी सी मुझसे अच्छी नहीं बन रही है बेटा, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाओगे, अच्छे से ट्राई करोगे। तो ये हमारे पास हमारी शेप आ गई डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की। नेक्स्ट है हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब यहां देखो एक्स वाई आ गया, तो एक्सिस जो है बेटा हमारी एक्सिस तो एक्स वाई ही रहेगी। ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, ये आ गई वाई एक्सिस। यहाँ पे एक ही एक्सिस है बेटा, जेड है नाम में तो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस ही होगी। तो ये देखो ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है बेटा जेड एक्सिस। अब देखो इसमें एक्स और वाई तो आ रहा है लेकिन साथ में स्क्वेयर आ रहा है। तो स्क्वेयर आने का क्या मतलब है? स्क्वेयर आने का मतलब है जो हमारे लोब्स हैं बेटा वो बनेंगे एक्सिस के बिल्कुल ऊपर, यानी कि ऑन द एक्सिस। पहले एक्सिस के बीच में बन रहे थे, अब एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेंगे बेटा। सिमिलरली डी जेड स्क्वेयर में एक ऐसे पूरा का पूरा डंबल होता है जेड एक्सिस पे, दूसरा यहाँ पे रिंग होती है बेटा। अगर डंबल आपने पॉजिटिवली कर दिया है तो रिंग आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ये हमारे पास हमारे सभी ऑर्बिटल्स की शेप थी। सेकंड चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर पूछिए। आपने कोई भी अपनी सजेशन देनी हो वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी आप दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी बेटा तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस हर सब्जेक्ट की हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।